हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशली प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मैंने वो कवर करवा लिए हैं। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि उसके वेरियस डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या फिर प्रोडक्ट लेवल, या फिर हो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में मैंने करवा दिए हैं। तो आप वो भी आई बटन पे जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, या तो मैं इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन होती है वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट वहाँ ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी वो देख सकते हो। तो जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जाते हैं, स्पेशली BBA MBA एंड UGC नेट की पेपर 2 में, जहाँ पे कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो, तो आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आज की वीडियो में हम ब्रांड इक्विटी को एंड प्रोडक्ट लेबलिंग एंड पैकेजिंग को कवर करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर उसमें हम नेक्स्ट कवर करेंगे प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ ब्रांड इक्विटी? तो इक्विटीज, ब्रांड इक्विटी से हम क्या समझते हैं? ब्रांड इक्विटी रेफर टू द इंटेंजिबल वैल्यू दैट अ ब्रांड ऐड टू द प्रोडक्ट और द सर्विस। ब्रांड से रिलेटेड हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, तो उसमें हमने देखा ही है कि ब्रांड एक्चुअल में किस तरह से क्रिएट होती है, ब्रांड मैनेजमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी इंटेंजिबल वैल्यू क्रिएट होती है प्रोडक्ट या सर्विस से, तो उसको हम ब्रांड इक्विटी को ब्रांड इक्विटी से क्रिएट होती है। इट रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ द ब्रांड्स परसीव वैल्यू, कस्टमर ट्रस्ट एंड ओवरऑल मार्केट पोजीशन। तो आपको यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रांड इक्विटी में एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है। तो पहले तो ब्रांड परसीव वैल्यू, ब्रांड एक्चुअल में कितनी वैल्यू कंज्यूम कर रही है, फिर कस्टमर का उसमें ट्रस्ट कितना है उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, फिर ओवरऑल मार्केट में पोजिशन क्या है उस ब्रांड की। तो वो सब चीज़ें ब्रांड इक्विटी में कवर हो जाएंगी। फिर a strong brand equity contribute to the customer loyalty, positive brand association and increase the market share। जितनी ब्रांड इक्विटी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा कस्टमर उसके लॉयल होंगे, पॉजिटिव होंगे उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, एंड उतना ही उस पर्टिकुलर ब्रांड का मार्केट शेयर हाई होगा। Essentially, brand equity is the result of how a brand is perceived by its audience and the emotions connect to its create। ठीक है, स्पेशली सबसे ज़्यादा ब्रांड क्या कर रही है कि लोगों को इमोशनली पर्टिकुलरली अपनी ब्रांड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ऑडियंस सबसे ज़्यादा उनके पास रिटेन करके बने रहे हैं उनके पास। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्रांड इक्विटी क्यों करनी चाहिए, क्यों होती है? ठीक है, तो स्पेशली ब्रांड इक्विटी इज एसेंशियल फॉर सेवरल रीजन, स्पेशल इन द रियलम ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट। जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के एरिया में सबसे ज़्यादा ब्रांड इक्विटी ही इम्पॉर्टेंट है। उसके रीज़न क्या है? फर्स्ट, कि वो जहाँ उससे क्या होगा, ब्रांड डिफ्रेंशिएशन होगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे कस्टमर कितने हमारे पास लॉयल है, हमारा बिजनेस किस तरह से कंपटीशन में टिका रहेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकंड रीज़न क्या होगा कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी कितनी है हमारा ब्रांड की लोगों के बीच में। फिर क्या होगा कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट द ब्रांड इक्विटी, कौन कौन से फैक्टर है जो एक्चुअल में ब्रांड इक्विटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सेवरल फैक्टर्स है, जिसमें से फर्स्ट है वन कंसिडरेशन इज़ अ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जितनी ब्रांड अच्छी होगी उससे क्या पता चलेगा कि ब्रांड क्वालिटी के बारे में प्रोडक्ट की पता चलेगा कि प्रोडक्ट या सर्विस हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी लोगों को कितनी पसंद आ रही है। ब्रांड कंसिस्टेंसी पता चलेगी कि जितनी हमारे ब्रांड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और द सर्विस, कंज्यूमर्स आर मोर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ इट। तो जितना ब्रांड कंसिस्टेंटली उनको क्वालिटी प्रोवाइड करेगी, कोई प्रोडक्ट हमने यूज़ करा, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम दोबारा वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम उनको क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो दोबारा कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। तो वहाँ से ये पता चलेगा। फिर है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, तो हमारे प्रोडक्ट का बार बार ब्रांडिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका पॉजिटिव ब्रांड इमेज हमारी बनी रहे लोगों के बीच में। फिर रीज़न थर्ड कौन सा हो सकता है? कस्टमर एक्सपीरियंस आल्सो कंट्रीब्यूट द ब्रांड इक्विटी। ठीक है, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी इंक्रीज़ होगी हमारे ब्रांड के लिए। फिर द रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट।
ऑफ द कंज्यूमर्स माइंड, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि हमारी ब्रांड है वो ट्रस्टवर्दी है। जैसे कि स्पेशली हम बोलते हैं ना टाटा के रिलेटेड कि हम टाटा के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अदर कार्स के कंपैरिजन में जो टाटा की कार होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ये हमारे माइंड में रहता है। फिर एक कंज्यूमर प्रेफरेंस और द ट्रेंड, ठीक है। और जो फाइनल चेंज हो सकता है ब्रांड इक्विटी में क्या होगा कि एक्चुअल में कस्टमर के कोई प्रेफरेंस या ट्रेंड के हिसाब से हमें अपने ब्रांड को बना के रखना है, जिसकी वजह से हमें अगर ब्रांड को मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर कोई चेंज करना है तो हम अच्छे से कर पाएँ। फिर क्या होगा, की एलिमेंट कौन कौन से हैं टू कंट्रीब्यूट द ब्रांड इक्विटी में, तो ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर परसेप्शन, ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड एसोसिएशन। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसमें एक करके देखते हैं कि फर्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स है। तो ब्रांड अवेयरनेस, तो पहले तो लोगों कंज्यूमर है उनको रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द ब्रांड, उनको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को कि वो पर्टिकुलर कोई ब्रांड है वो मार्केट में अवेलेबल भी है, तो उनसे रिलेटेड उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस का बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में अच्छे से कवर करवा दिया है। फिर ब्रांड इमेज मेंटेन हो, ओवरऑल परसेप्शन एंड एसोसिएशन, किस तरह से है लोग उनके ब्रांड के बारे में सोचते हैं वो हमें पता चलेगा। फिर ब्रांड लॉयल्टी कितनी है कस्टमर के बीच हमारे ब्रांड की, कि वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, अच्छी क्वालिटी के भी मिल सकते हैं, हम जो प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी उससे भी अच्छी क्वालिटी में अदर लोग प्रोवाइड करते हैं, फिर भी हमारे प्रोडक्ट को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, तो वो हमारे ब्रांड के लिए लॉयल है इसलिए। फिर है ब्रांड एसोसिएशन, तो हमें यहाँ पे देखना है कि मेंटल कनेक्शन कैसा है कंज्यूमर का मेक बिटवीन अ ब्रांड एंड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू और दी बेनिफिट, तो ब्रांड के साथ हमारा इमोशनल किस तरह से कनेक्शन है वहाँ पे हमें पता चलेगा। फिर ब्रांड पर्सनालिटी, तो द ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ट्रेड्स असाइन टू द ब्रांड, तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम हाईलाइट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कि कोई अगर मतलब हेयर ग्रोथ के लिए कोई प्रोडक्ट है तो इतना हाईलाइट करेगी कि आपको इससे बाल अच्छे हो जाएंगे, ब्लैक रहेंगे, गिरेंगे नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो ब्रांड पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के हमें दिखानी है यहाँ पे। फिर कस्टमर परसेप्शन, तो कस्टमर ओवरऑल क्या सोच रहा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, वो हमें ब्रांड इक्विटी से ही पता चलेगा, इसलिए ब्रांड इक्विटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रांड मैनेजमेंट में। फिर है हाउ टू क्रिएट ब्रांड इक्विटी, तो हम किस तरह से क्रिएट कर पाएंगे, तो फर्स्ट कंसिस्टेंट ब्रांडिंग करनी है जहाँ पे हमें जिसमें लोगो एंड मैसेजिंग एंड विजुअल एलिमेंट्स का हमें ध्यान रखना है। फिर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से उनके कस्टमर के बीच हमारे ब्रांड का ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बनी रहे। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, बार बार हमारा प्रोडक्ट लोगों के बीच आना चाहिए थ्रू दी टीवी हो या फिर होर्डिंग्स हो या फिर वेरियस एडवर्टाइजमेंट हो उसकी मदद से। फिर ब्रांड एंगेजमेंट होनी चाहिए जहाँ पे सोशल मीडिया एंड इवेंट्स में हमारे मतलब हम स्पॉन्सरशिप करते हैं ना कि ये IPL जैसे कोई बड़ी इवेंट हो तो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो किससे क्या होगा, उसकी वजह से बार बार लोगों के बीच उस पर्टिकुलर ब्रांड की अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी। फिर इनोवेशन, स्टे रिलेवेंट बाय द कंटिन्यूसली इनोवेटिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंज मार्केट ट्रेंड, तो मार्केट ट्रेंड का हमें मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना है जिसकी वजह से हमें इनोवेशंस कहाँ करने हैं वो भी हमें पता चलेगा ब्रांड इक्विटी की मदद से। फिर उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम ब्रांड इक्विटी बना लेंगे तो इसकी मदद से क्या होगा, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलेगा ब्रांड की वजह से, फिर जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट कर पाएंगे मोर कस्टमर को एंड मार्केट शेयर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। फिर हायर परसीव वैल्यू, तो हम जहाँ पे नॉर्मल 50 के बदले अगर हम 60 भी चार्ज करेंगे हमारा प्रोडक्ट की, तो हम 10 रुपये का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो भी लोग देने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर ब्रांड एक्सटेंशन, जहाँ पे पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी मेक इट इजियर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट अंडर द सेम ब्रांड अम्ब्रेला, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अमूल का, तो हमने पूरा चार्ट देखा था कि किस तरह से अमूल अगर कोई न्यू प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करेगा तो हम उस पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट को भी इतनी ही अच्छी तरीके से वेलकम करेंगे क्योंकि हमें उस ब्रांड के लिए हमें बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है अमूल के लिए।
फिर इफेक्ट क्या होगा ब्रांड इक्विटी का ऑन प्रॉफिट मार्जिन पे, तो प्रीमियम प्राइस हम चार्ज कर पाएंगे। फिर कॉस्ट इफिशिएंसी होगी, जितना मार्केट शेयर बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमारे कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, मार्केट एक्सपेंशन कर पाएंगे, हमें किसी और एंट्री करनी होगी न्यू मार्केट में तो भी हम कर पाएंगे विथ द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप सो ब्रांड इक्विटी से रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर है प्रोडक्ट लेबलिंग। तो लेबलिंग से हम क्या समझ रहे हैं कि ये देखिए जिससे फर्स्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर जो सब इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसको हम बोलेंगे लेबलिंग, जहाँ पे उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, ब्रांड का नाम लिखा होगा, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, बारकोड भी होगा, उसका वेट कितना है, न्यूट्रिशन उस पर कितने हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, रुपीज़ कितने हैं, उसके एक्सपायरी डेट क्या है, अगर कुछ फूड प्रोडक्ट है तो यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज की साइन वगैरह सब कुछ प्रोडक्ट लेबलिंग में होगा। तो क्या होगा, ये सेवरल एज अ मीन्स ऑफ द प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स विथ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सब चीज़ें हमने आगे ही देखी, इस इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिशन, कंटेंट, किसी एलर्जीज, यूसेज इंस्ट्रक्शन, किस तरह से यूज़ करना है, सेफ्टी वार्निंग वगैरह सब चीज़ें उस प्रोडक्ट लेबलिंग में लिखा होगा। फिर ए compliance with the labeling regulation is essential for business to ensure that the product meet legal requirement and standards set by the governing bodies। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी उसमें चीज़ें डली हुई है तो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह मिला हो इस तरह से, जिसकी वजह से क्या हो, अगर कुछ गड़बड़ होती है उस ब्रांड प्रोडक्ट को यूज़ करने से तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकें। टाइप्स कौन कौन से हैं लेबल्स के, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेवल, तो जहाँ पे क्या होगा कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो एक्चुअल में किस तरह से बना हो, इस प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें डली हुई है, जैसे कि इस न्यूट्रिशन कंटेंट, हाउ टू यूज़ इट एंड एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन कंटेंट है तो उसमें कितनी मात्रा उसमें लगी हुई है या फिर उसके किस तरह से कंज्यूम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इमेजिन बाइंग फूड एंड नॉट नोइंग व्हाट्स इनसाइड, इंफॉर्मेशन लेबल्स मेक श्योर टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लेबल की मदद से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या उसके अंदर है। फिर होगा ब्रांड लेबलिंग, जहाँ पे होगा उसका लोगो, स्लोगन एंड आइडेंटिटी फीचर्स वगैरह लिखा होगा दैट मेक अ प्रोडक्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल। थिंक ऑफ दिस लेबल्स एज द प्रोडक्ट सिग्नेचर, समथिंग दैट इज डिस्टिंक्ट्स फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट ऑन दी सेल्फ। तो ब्रांडिंग नेम लेबल्स की वजह से पता चलेगा, यहाँ पे भी हमने देखा कि हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। फिर होगा डिस्क्रिप्टिव लेवल जहाँ पे होगा हाईलाइटिंग स्पेसिफिक फीचर ऑन द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, दोस आर डिस्क्रिप्टिव लेबल, दे गिव यू क्विक इंसाइट इनटू व्हाट makes the product special. For example, label might show out new formula or emphasize on the energy boosting quality of the drink। ठीक है, हम बोलते हैं ना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होंगी कि और भी कुछ है कि अगर यहाँ आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, डैंड्रफ फ्री है, स्पेशल होते हैं ना हेड एंड शोल्डर, तो वो स्पेशली डैंड्रफ के लिए है, या तो कुछ और प्रोडक्ट होंगे जो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया के लिए ही बने हुए हैं, तो वहाँ से हमें पता चलेगा लेबल को पढ़ के। फिर रेगुलेटरी लेबल जहाँ पे सेफ्टी वार्निंग्स वगैरह लिखी होगी, सर्टिफिकेट्स लगेंगे जिसको यूज़ करने के लिए, तो वो लिखा होगा। फिर हो गया एनवायरनमेंट लेबल, जहाँ पे विथ एन इंक्रीज द फोकस ऑन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ये होगा कि अगर ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से वो रिसाइकलेबल है, एनवायरनमेंट को कुछ हार्म नहीं होगा, तो वो सब लिखा होगा कि इसको यूज़ करना, मतलब इसको बनाने में कोई मतलब पेड़ पौधों को या फिर किसी भी एनवायरनमेंट चीज़ को कुछ हार्म नहीं हुआ है या रिसाइकल भी हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें लेबल में आ जाएगी। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं लेबल में, तो ब्रांड नेम एंड लोगो होना चाहिए वहाँ पे। फिर प्रोडक्ट नेम होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा होगा ये शैम्पू का प्रोडक्ट है, कुकी है, तो इस तरह से ऊपर ही लिखा होगा। फिर इंग्रेडिएंट एंड कंटेंट होना चाहिए, आप कोई भी अगर बॉटल ले लेंगे, शैम्पू की ही बॉटल लीजिए तो उस पर मतलब अगर सनसिल्क है तो सनसिल्क लिखा है, और फिर नीचे शैम्पू लिखा होगा। इंग्रेडिएंट मतलब पीछे देखेंगे तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं वो लिखे होंगे। फिर क्या होगा, यूसेज इंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि इसको किस तरह से, हाउ डू आई यूज़ दिस, कुछ ऐसे भी होगा ना गैजेट्स या मशीन्स होंगे तो जिसके किस तरह से हमें यूज़ करना है वो भी लिखा होगा। फिर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जिम वगैरह कोई जाते हैं तो उनके जो डब्बे होंगे न्यूट्रिशन वाले खाने पीने के, तो वहाँ पे स्पेशली लिखा होगा कि ये कितने कैलोरी का है ये सब।
फिर एलर्जन इन्फॉर्मेशन, जहाँ से कुछ ऐसी भी हो सकती है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो कि सभी बॉडी टाइप के लिए सूटेबल ना हो, तो वहाँ पे स्पेशली एलर्जिक इन्फॉर्मेशन भी लिखे होंगे कि ये सब के लिए सही नहीं होगा, तो आप पहले पढ़ के फिर कंज्यूम करें। फिर होगा बार कोड, लास्ट में आजकल सभी जगह बार कोड देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हमें स्पेशली मॉल वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है कि उसकी वजह से फटाफट हम परचेज़ कर पाएंगे। फिर फंक्शंस क्या है लेबलिंग के, तो आइडेंटिफिकेशन, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए, तो उस भीड़ में भी हम अपना प्रोडक्ट अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से ब्रांड का है, वो हमें जल्दी से पहचान लेंगे। फिर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी उसकी मदद से कि हमने जो चूज़ करा है उसमें ना मैंने चूज़ करा वो प्रॉपर वे में है, मुझे उससे कुछ एलर्जी नहीं है, अगर वो फूड प्रोडक्ट है तो वो वेजिटेरियन है, वो सब मुझे पता चल जाएगा, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, न्यूट्रिशन कितना है, वो सब पता चल जाएगा। फिर होगा डिफ्रेंशिएशन, जिसकी वजह से सिमिलर प्रोडक्ट में से मैं अपना जो मुझे जो चाहिए वो मैं प्रोडक्ट अच्छे से फाइंड आउट कर पाऊँगी उसकी मदद से। अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूम करा, जिस इंस्ट्रक्शन में लिखा उसी इंस्ट्रक्शन में मैंने कंज्यूम करा, फिर भी मुझे कोई एलर्जी हो गई, अगर मुझे एलर्जी है भी नहीं फिर भी, तो मैं उसके अगर लीगल अगर इशू हो रहा है कुछ, तो मैं लीगल कंप्लाइंस भी कर सकती हूँ, मैं फरियाद भी कर सकती हूँ कि मैंने सभी चीज़ों को ध्यान रखा फिर भी मुझे कैसे ही कोई इश्यू हो गया। फिर प्रमोशन में भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं खुद जो साइलेंटली क्या कर रहे, सेल्स पर्सन के जैसे काम कर रहे, खुद ही प्रमोशन कर रहे, एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वही पता रहा है ना कि अगर कोई बूस्ट इज़ अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो क्या होगा वहाँ पे कि ये पीने से मेरी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो वो खुद ही प्रमोशन कर रहा है, अगर प्रोडक्ट खुद ही पड़ा है तो भी। अगर नहीं मन, फिर भी हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हमें वो प्रोडक्ट एक बार तो लेना ही है इस तरह से, तो सेल्फ प्रमोशन में भी यूज़ होता है लेबलिंग। फिर सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली सेफ्टी तो चाहिए कि हमें वार्निंग लेबल यहाँ पे हो, यूसेज इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, कॉशनरी स्टेटमेंट लगा हुआ है कि जिसकी वजह से हेल्प कस्टमर्स यूज थ्रू इस प्रोडक्ट सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो किस तरह से उसको यूज़ करना है वो सभी चीज़ें भी लेबल पे लिखी हुई होती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं लेबलिंग के, तो फूड लेबल होते हैं जहाँ पे इंग्रेडिएंट और लुक फॉर द कैलोरी काउंट, तो उसमें क्या उस पूरे डब्बे पे लिखा होगा कि उसमें कितनी कैलोरी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, अगर कोई फूड से रिलेटेड किसको एलर्जी है तो वो वार्निंग साइन भी लिखा हुआ है, तो वो फूड लेबल में आ जाएगा। फिर है क्लोथिंग लेबल, जहाँ पे लिखा होगा कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि उनको गाइड करने के लिए स्पेशली लिखा होता है कि किस तरह से उसको वॉश करना है, किस तरह ड्राई करना है, आयनिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो वो सब लिखा हुआ होता है, तो वो आ जाएगा क्लोथिंग लेबल में। और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक लेबल्स, जहाँ पे लिखा होगा कि इसको इतने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इस तरह से उसको यूज़ करना है, स्पेशली जो टेक्निकल चीज़ें होगी वह इलेक्ट्रॉनिक लेबल्स में आ जाएंगी। आई होप सो लेबल से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो लेबल में एक फटाफट देख लेते कि किस तरह से ये पूरा का पूरा लेबल में आ जाएगा कनेक्शन, ठीक है। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बारकोड, यहाँ पे कितना नेट वेट है, एंड न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। टाइप्स देख लिए, कंपोनेंट्स देख लिए, फंक्शंस देख लिए, एंड एग्जांपल्स भी, जो तीनों एग्जांपल है फूड, क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये सब भी हमने देख ली। फिर है पैकेजिंग, तो लेवल ऑफ पैकेजिंग में कौन से, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो प्राइमरी दिख ही रहे, अगर ये टूथपेस्ट है कोई भी, ठीक है, तो ये जो टूथपेस्ट फर्स्ट तो यहाँ पे जो बॉडी में डला हुआ है तो वो प्राइमरी पैकेजिंग है, क्योंकि ऐसे ही तो खुले में तो देंगे नहीं टूथपेस्ट। फिर होगा ये जो इसमें बॉक्स के फॉर्म में होगा वो होगी सेकेंडरी, एंड अगर वो ऑब्वियसली हमारे रिटेलर शॉप पे आ रही है तो जो होलसेलर से आएगी तो वो प्रॉपर बॉक्स में आएगी, ठीक है, तो हो गई ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो फॉर व्हाट इज़ द पैकेजिंग, तो पहले तो ये द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर एंड द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉन एज पैकेजिंग। तो पैकेजिंग ये पूरी एक अच्छी से मीनिंग या डेफिनेशंस भी हम कह सकते हैं। It play a very important role in the today's world as packaging can be reason for the success or failure of the many products, ठीक है। तो पैकेजिंग को इतने हाईलाइट करते हैं, या फिर अगर आजकल तो इको फ्रेंडली चीज़ों का बहुत ट्रेंड है, तो वो तो बात तो सही अच्छी है बहुत ज़्यादा कि ठीक है, ट्रेंड के चलते ही हम इको फ्रेंडली चीज़ों पर शिफ्ट तो हुए हैं, तो ठीक है, तो वो भी है कि पैकेजिंग के तौर पे कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो रिसाइकल हो जाएगा, तो आप ये प्रोडक्ट करिए। तो पैकेजिंग की वजह से भी लोग न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। For example, juice and soft drinks etc. are packed in the container
milk or oil etc. are packed in Tetra packs and heavy goods like electronic appliances are packed in the boxes. तो कौन कौन सी चीज़ में पैक होती है वो भी लिखी हुई है, कंटेनर में पैक होती है ड्रिंक वगैरह, और जो मिल्क एंड ऑयल है तो वो टेट्रा पैक्स में, हैवी गुड्स है वो कहाँ पे होंगे इन चीज़ों में, एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है वो बॉक्सेस में पैक होते हैं। फिर होगी 3 जो हमने आगे देखे, प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी है, जो टूथपेस्ट वगैरह है वो कहाँ पे आएगी प्राइमरी में। तो फर्स्ट इन द इनसाइड मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ यूज एज अ केस ऑफ द टूथपेस्ट, बॉडी वॉश एक्सेट्रा। तो ये कौन सी पैकिंग हो गई, तो समटाइम प्राइमरी पैकेजिंग रिमेन टिल द एंड। तो हमने अगर टूथपेस्ट लिया है तो उसका जो फर्स्ट प्राइमरी बॉडी है, सॉरी प्राइमरी पैकेज है वो तो इनसाइड ही रहेगा, और कुछ होंगे जो हम कंज्यूमर जो रेडी टू यूज़ होगा ना तो उसको हम निकाल लेंगे, जैसे कि बाथिंग शॉप, ठीक है। तो ये इस चीज़ में क्या होगा कि हम जो नहाने का साबुन यूज़ करेंगे तो उसको जो छोटी सी प्लास्टिक में या कुछ भी आता है पैकेजिंग में तो उसको तो निकाल के हम नहाएंगे, लेकिन टूथपेस्ट के जो बॉडी है तो वो तो सेम ही रहेगी। तो प्राइमरी पैकेज का भी 2 टाइप्स होंगे अंदर, कि जहाँ पे कुछ चीज़ इनसाइड ही रहेगी तो वहाँ पे वो प्राइमरी का लास्ट तक उसके साथ रहेगी, एंड कुछ होगी जो यूज़ के साथ वो निकाल देगा कंज्यूमर। फिर होगी सेकेंडरी, जिसमें हमने देख ही लिया कि जो टूथपेस्ट होगी वो कार्ड बॉक्स में आ रही है वो सेकेंडरी। एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में कौन सी होगी, इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज इन टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो जहाँ पे बड़ी मतलब कंटेनर वगैरह में हमें भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होगी। फंक्शंस कौन कौन से हैं पैकेजिंग के, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट किस नेचर का है, बिकम ईजी बिकॉज पैकेजिंग। फॉर एग्जांपल नेस्ले मैगी कैन बी इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम इट्स पैकेजिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैन्युफैक्चरर यूज अट्रैक्टिव पैकेजिंग, ठीक है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा मतलब चटाके पटाके वाले कलर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे रेड, येलो, इस तरह से पैकेजिंग बहुत ज़्यादा होती है इन कलर में कि लोगों के तुरंत ही उस चीज़ पे नज़र पड़े। फिर प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में ऑब्वियसली प्रोडक्ट अगर प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी नेचर में हो, अगर उनको प्रोटेक्शन के लिए पैकेजिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके टूटने या लीकेज या स्पॉइलेज या क्लाइमेट इफेक्ट कुछ भी चीज़ हो उसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे उन प्रोडक्ट को। फिर होगा फैसिलिटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, तो जहाँ पे होगी फॉर एग्जांपल ग्लास बॉटल ऑफ द नेस्ले और ब्रू कॉफ़ी आर कन्वीनियंट टू स्टोर। अगर कोई कांच की बॉटल है, ठीक है, ऐसे हमने देखी है कॉफ़ी की कोई बॉटल आ रही है वो कांच की है तो हमने वो यूज़ करा, उसके बाद जो बॉटल बच गई हम उसको फेंकते तो नहीं है, मम्मी उसको कहीं ना कोई इस्तेमाल तो कर ही लेती है, तो वहाँ पे भी हमें वो पैकेजिंग ही है, ठीक है, तो वो हमें दोबारा हम रीयूज़ उसको अच्छे से कर लेते हैं। फिर है प्रोडक्ट प्रमोशन, तो खुद प्रोडक्ट कुछ होते हैं, मैंने बोला ना अभी कि जिस तरह से हम उनको फिर से खुद ही प्रोडक्ट अपने आप में ही प्रमोशन का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये देखिए दोनों का डिफरेंस अब देख लेके पैकेजिंग एंड लेबलिंग में। तो ये जो हैंड सैनिटाइज़र है वो जो इसकी बॉटल है वो पैकेजिंग का काम कर रही है, एंड यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो क्या है, लेबलिंग का काम कर रही है। यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर जिस ब्रांड का है वो लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे नेट वेट है, ठीक है, और इस बॉटल के पीछे शायद क्या लिखा होगा, इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई होगी। तो फटाफट इसका डिफरेंस लिख लेते हैं। मीनिंग क्या है पैकेजिंग का, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग अ पैकेज कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है, उनको प्रॉपर वे में क्या कर रहा है, डिज़ाइन या पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहा है और एज अ फॉर्म ऑफ कंटेनर एंड रैपर के फॉर्म में। जबकि लेबलिंग इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग लेबल फॉर अ प्रोडक्ट। इसका पर्पस क्या है पैकेजिंग का, इस पर्पस ऑफ पैकेज इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेशली यही है। एंड लेबलिंग का इस पर्पस तो लेबल इज टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। एंड यूज़ किस तरह से करेंगे पैकेजिंग का, अ पैकेज इज फैसिलिटेट टू यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड द लेबल इज डज नॉट फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कभी कभी तो ये फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये तो फिर निकल भी जाती है, लेकिन पैकेजिंग जो है इसकी प्राइमरी पैकेजिंग है ये वाली, कुछ कुछ चीज़ों में ये तो निकलती ही नहीं है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।